जेनेटिक्स वर्सेस जीनोमिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स और जीनोमिक्स के बारे में आप लोगों ने अब बहुत सुना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा है वो फिर आप पढ़ लें, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूं कि जेनेटिक्स जो है तो हमारे पास मतलब पुराना जो जिस तरह हम पढ़ते थे डीएनए और इन चीज़ों को, तो वो जेनेटिक्स है। डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते थे इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मतलब कोई लिमिटेड जीन्स या एक जीन या जीन का कोई हिस्सा मतलब ये हम करते हैं। ठीक है, मैं अगर दोबारा इसको ज़रा सीक्वेंस में पढूँ कि जीन का कोई टुकड़ा या एक जीन या कुछ जीन, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास जेनेटिक्स होता है। और जीनोमिक्स जो है तो हम होल जो जीन्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल जीन्स जो है तो उसको हम जीनोमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़र्क है। और इसमें मतलब अक्सर पूछा जाता है कि आपके ख्याल में जेनेटिक्स अच्छा है या जीनोमिक्स अच्छा है, तो जीनोमिक्स अच्छा है। ठीक है, जीनोमिक्स इस लिहाज से अच्छा है कि हमारे पास अक्सर होता क्या है कि जब हम जाते हैं मतलब जीनोमिक्स सॉरी जेनेटिक्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो लेट्स से कोई एक डिजीज़ है। ठीक है, और वो डिजीज़ जो है फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सिनारियो बता देता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये एक जीन है और ये प्रॉब्लमेटिक जीन है। ठीक है, ये जीन है, ये प्रॉब्लम काज कर रहा है। मैंने इस पे फोकस कर दिया, मैं कहता हूँ अच्छा जी ये जीन है और मुझे इस जीन को टारगेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से ये और जीन्स हो गए, ये 4 जीन्स इसके साथ और हो गए। ठीक है, अब ये जो जीन है तो ये भी अच्छा जीन है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। ये 4 जीन अच्छे हैं, लेकिन ये जो एक जीन जो बीच में मैंने बनाया है, ये जो है तो मतलब प्रॉब्लम काज़ करता है। अब हमारे पास क्या होता है कि मतलब ये एक जीन का प्रोडक्ट जो है जीन्स तो कोई काम नहीं करती। ठीक है, हमें तो आप लोगों को पता है कि इनका प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन अगर जीन में मसला होगा तो आगे प्रोडक्ट गलत बनेगा और वो प्रॉब्लम काज करेगा। तो अगर ये जीन प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक बनेगा। और जब प्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक बनेगा तो हमारे पास आगे क्या होगा कि जो पूरा जो मतलब ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मसला हो सकता है, उसमें डिजीज़ हो सकती है। अब हमारे पास ये जो प्रोटीन्स है तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं पीपीआई। ठीक है, दैट इज़ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, जो कि रिसर्च के लिए एक बहुत ही हॉट फील्ड है। अभी भी लोग इस पे रिसर्च करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स के इंटरेक्शन आपस में देखते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये एक रिसर्च फील्ड है और इसमें लोग जो है तो देखते हैं कि कौन सी प्रोटीन का कौन सी प्रोटीन पे असर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जी ये जीन है और ये जीन जो है तो ये प्रॉब्लम काज कर रहा है, तो चले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इस जीन को ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं कहता हूँ चले मैं इस जीन को ख़त्म कर लेता हूँ। अब मैंने इस जीन को ख़त्म कर लिया है, मैं कहता हूँ जी चले बस मसला ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, उस जीन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो उसका मसला बना रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है तो बाकी जो ये और जीन्स है इस इस पे उसका इफेक्ट है। ठीक है, वो इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं और इनका आपस में एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी कॉमन एग्जांपल आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है। ठीक है, और वो बंदा आपको लगता है कि जी ये बंदा जो है तो ये दहशतगर्द है या ये बदमाश है या ये कोई चोर है, कोई और प्रॉब्लम है इसमें। आप कहते चलो जी बस इसको हम मार लेते, इसको ख़त्म कर लेते, और जैसे इसको हम ख़त्म करेंगे सारी जो मुसीबतों की जड़ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको मारने से पहले ज़रा उस पर रिसर्च कर ले, ठीक है, मतलब आपने उस बंदे को जूम किया हुआ है, आपको पता है कि इस बंदे में प्रॉब्लम है, आपने उसको जूम किया है, अगर आप उसको मारने से पहले ज़रा उस पर रिसर्च कर ले, आप जाए जी ये बंदा प्रॉब्लम्स तो ये चोरी तो कर रहा है, लेकिन सब मैं चेक कर लूँ अच्छा इनकी बीवी बच्चे हैं, अच्छा इनके बूढ़े माँ बाप है, अच्छा जी ये तो चोरी करता है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है तो गरीबों में देता है, अच्छा जी ये तो ये काम करता है लेकिन इससे जो है तो कोई और नेक काम करते अच्छे काम करते, चले नेक तो उसको हम नहीं कहेंगे अगर चोरी का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँ, लेकिन कोई अच्छे काम कर रहे, तो क्या अगर इस बंदे को मैं मारूंगा तो इससे इनके बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, इनके माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा, इनके और जो मतलब सराउंडिंग्स है उस पे क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप मतलब देख ले और उसके बाद आप कोई फैसला करें तो फिर वो फैसला अच्छा फैसला होगा। तो जीनोमिक्स भी यही कहता है कि वो पूरा मतलब पिक्चर को जूम आउट करके, ठीक है ना, एक पिक्चर को जूम इन करना होता है जिसमें आपको कोई ख़ास चीज़ नज़र आती है। ठीक है, और दूसरा है आप लोगों ने अक्सर वीडियो गेम्स खेले होंगे जिसमें आपको मतलब कोई रनिंग वाला गेम होता है, आगे रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा होता, आप जितना जाते हैं तो आपको स्क्रीन जो है तो थोड़ा थोड़ा करके नज़र आता है, लेकिन आप उसको जूम आउट कर लेते हैं
पूरी जगह आपको नज़र आ जाती है, आपको पता चल जाता है, अच्छा जी मुझे ऐसे-ऐसे जाना है, मुझे ये करना है, आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं पहले से। सेम इज़ द केस ओवर हियर कि आपके पास जब जीनोमिक्स है, जेनेटिक्स है, तो वो ज़ूम इन पिक्चर को देखता है। तो पहले हम करते थे क्योंकि हमारा नॉलेज इतना नहीं था, हमारी रिसोर्सेज़ इतनी नहीं थी, हमारी नो हाउ इतनी नहीं थी, तो उस वजह से हम कर लेते थे। लेकिन अभी क्योंकि हम इतने एडवांस हो गए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम जो है तो पूरे की पूरे जो जीन्स है उनको स्टडी कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में ये फ़र्क है, ठीक है, कि एक पिक्चर को ज़ूम इन करके और दूसरा पिक्चर को ज़ूम आउट करके पढ़ता है या देखता है। अब जो ज़ूम आउट करके देखेगा तो आपको पूरे सिनारियो की समझ आती है, और आप जो भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि जी अगर मैं ये काम करूँगा तो और सराउंडिंग्स पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप एक जीन को साइलेंट कर दें लेकिन उसकी वजह से वो जीन प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, आपने उसको साइलेंट कर दिया लेकिन उसकी वजह से 10 जीन प्रॉब्लमेटिक हो गए। तो एक जीन का प्रॉब्लम काज करना इतनी बड़ी बात नहीं है, 10 जीन का प्रॉब्लम काज करना जो है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में ये फ़र्क ज़रा याद रखा करें। अच्छा जी, फिर फाइंडिंग द जीन्स, फंक्शन ऑफ जीन्स, हमारे पास कह रहे हैं कि जीन्स वर ओरिजिनली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ phenotypes of mutants. Now we have sequences of lots of DNA from a variety of organisms. So which portion of DNA actually do something? What do they do? Code for protein or some other product, regulate expression used in replication, etc. तो यहाँ पे ये जो बातें लिखी है कि पहले हम फिनोटाइप को देखते थे। फिनोटाइप का मतलब ये है कि उसका प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते थे जी ब्राउन हेयर के लिए जीन हो गया जी, ग्रीन आइज के लिए जीन हो गया, ठीक है। तो पहले हम इसका मतलब उसका प्रोडक्ट देखते थे, हमें सीक्वेंस का तो नहीं पता था, हम इतने एडवांस नहीं थे, तो हम इंतज़ार करते थे जिस तरह मेंडल करता था कि मतलब वो प्लांट्स पे लगे होते थे और प्लांट्स के जो है तो उनके प्रोडक्ट्स को देखते थे कि जी अच्छा जी ये उनको नहीं पता होता था मैंने क्या कर दिया, लेकिन उसने कहा अच्छा जी ये जीन तो आ गया, जीन तो उसे पता था, अच्छा जी ये जीन आ गया, ट्रेट आ गया है, और ये हमारे पास जो है तो ड्वार्फ जो वो लफ्ज़ यूज़ करते थे, छोटे कद का प्लांट बन गया, अच्छा जी ये जीन इसमें आ गया, ये बड़े कद का बन गया। तो वो सिर्फ फिनोटाइप्स को देखता था, उसके प्रोडक्ट्स को देखता था। अब आजकल हम मतलब इतने ज़्यादा एडवांस हो गए कि हमने तकरीबन हर एक जीन को सीक्वेंस कर लिया, हमें सीक्वेंस का पता चल गया है। तो बजाय ये कि हम फिनोटाइप्स को देखें, हम जीनोटाइप को देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है अच्छा जी यहाँ पे ये जीन आ गया है और ये जीन नहीं आया। फिर उनके हम मतलब वो फंक्शन को देखते हैं कि ये क्या करता है, ये कोई प्रोटीन बनाता है या ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। मतलब ये कोई मैसेंजर आरएनए बनाता है या ये कोई दूसरे टाइप का आरएनए बनाता है। सिंपल ये बात है, मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, लेकिन मैसेंजर आरएनए जो है तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी है। और दूसरे जो आरएनएज़ है जिस तरह राइबोसोमल आरएनए हो गया, ट्रांसफ़र आरएनए, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्या ये कोई एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है तो ये रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम फंक्शंस को जो है तो अभी जीनोटाइप से पता लगाते, पहले हम फिनोटाइप से ये पता लगाते थे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, ये भी जल्दी जल्दी देख लेते। कह रहे कि मच डीएनए इन लार्ज जीनोम इज नॉन कोडिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कम्प्लेक्स जीनोम्स हैव रफली 10 to 30 टाइम्स मोर डीएनए देन इज रिक्वायर्ड टू इनकोड ऑल द आरएनएस और प्रोटीन्स इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब जितनी भी ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है यूकेरियोट्स है, उनमें कह रहे हैं कि तकरीबन 10 से 30 गुना तक ज़्यादा डीएनए होता है जितनी उनको ज़रूरत होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसको 10,000 बेस पेयर का, सिंपल शॉर्ट वो इजी करके बता रहा हूँ कि 10,000 बेस पेयर का लेट से उनको ज़रूरत है डीएनए का। तो उनमें 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर जो है तो वो 10 to 30 टाइम्स ज़्यादा डीएनए उसमें होता है। और ये जो है तो कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूटर्स नॉन कोडिंग डीएनए इंक्लूड, मतलब वो जो बाकी है जितनी ज़रूरत है उससे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो नॉन कोडिंग हो जाता है। तो नॉन कोडिंग में ज़्यादातर इंट्रॉन्स है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि हमारे पास जो उसके जीन के दरमियान में मतलब एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, तो ये आ जाता है। इसके अलावा रेगुलेटरी एलिमेंट्स है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है जो कि कोड किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते लेकिन जीन के फंक्शन के लिए वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है।
उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल कापीज़ ऑफ जीन्स इंक्लूडिंग सूडो जीन्स, ठीक है। तो हमारे पास जीन्स की मल्टीपल कापीज़ या सूडो जीन्स होते हैं। सूडो जीन्स आगे आएंगे, वो एक्सप्लेन करूँगा। तो ये भी हमारे पास नॉन कोडिंग में आ जाते हैं। इंटरजीनिक सीक्वेंसेस, एक इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स जीन के दरमियान में होते हैं, ठीक है, जीन्स के दरमियान नॉन कोडिंग, ठीक है, मतलब जीन के अंदर नॉन कोडिंग होते हैं। और दूसरा इंटरजीनिक होता है, जो कि जीन्स के दरमियान में दो जीन है, जीन 1 और जीन 2, तो उनके दरमियान में हमारे पास जो है तो नॉन कोडिंग रीजन आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरजीनिक सीक्वेंसेस। और इसके अलावा इंटरस्पर्स रिपीट्स जो है तो ये सारे हमारे पास जो है तो नॉन कोडिंग डीएनए में आ जाते हैं। अच्छा, फिर डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स इन कम्प्लेक्स जीनोम्स, हाईली रिपीटेड डीएनए जिसको हम एचआरएस बोलते हैं, तो वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी, कैपिटल आर जो है तो रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी वो 1 लाख से ज़्यादा, मतलब जब वो रिपीटिशन होती है तो उनको हम हाईली रिपीटेड डीएनए कहेंगे। 1 लाख से अगर ज़्यादा उनकी कॉपीज़ होते हैं। और कह रहे कि ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन, इनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, बस नॉन कोडिंग रीजन से प्रेजेंट होते हैं। कम्प्लेक्स भी नहीं होते, एक सिंपल सा सीक्वेंस होता है, वो बार बार 1 लाख मरतबा जो है वो रिपीट होता है, तो उनमें कोई कम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती या लो कम्प्लेक्सिटी उसमें होती है, ठीक है। दूसरे हैं मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस, जो कि एमआरएस उनको हम बोलते हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है तो वो मोर देन 10 होती है, ठीक है। आप मैथ्स तो आप लोगों को आता है, ये जो यहाँ पे लिखा है तो ये मोर देन 10 हो गया, ठीक है। ये आर इज मोर देन 10 और लेस देन, आर इज लेस देन 10,000, ठीक है। तो ये 10 के मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो है तो इनकी मतलब जो रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी है वो 10 से ज़्यादा होती है और 10,000 से कम होती है। और इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन, लिटल इंफॉर्मेशन इसमें होता है। और इनकी जो कम्प्लेक्सिटी है तो वो मॉडरेट कम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। हाईली रिपीटेड से कि बिल्कुल लो कम्प्लेक्सिटी होती है, इनकी मॉडरेट कम्प्लेक्सिटी होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंगल कॉपी डीएनए, ठीक है, जो कि यूनिक होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स होती है, मतलब एक जीन जो है तो वो एक ही मरतबा रिपीट होता है, ठीक है। और या जो है तो मतलब वो 2 मरतबा कुछ केसेस में हो सकते हैं। कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनकी 2 कॉपीज होती है, अदरवाइज एक ही कॉपी एक जीनोम के अंदर उसकी होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है, सारा इंफॉर्मेशन इसमें होता है, और बहुत ज़्यादा ये कम्प्लेक्स होते हैं, हाईली कम्प्लेक्सिटी इसकी होती है, ठीक है। तो 3 टाइप से, एक हाईली रिपीटेड है जो कि बिल्कुल किसी काम की नहीं है, एक मॉडरेटली रिपीटेड है जिसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, और एक से सिंगल कॉपी जीन्स जो है, सिंगल कॉपी डीएनए, जो कि 1 या 2 मरतबा उसकी रिपीटेशन होती है और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ रेलिवेंट है तो इसलिए जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर बस करते हैं। सीक्वेंस कम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट द सेम एज लेंथ, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा डीएनए होगा तो हम कहेंगे ये कम्प्लेक्स है, और छोटा डीएनए हम कहेंगे कि ये जी मतलब वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है और ये लेस कम्प्लेक्स है, ऐसे नहीं है। सीक्वेंस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई है, कह रहे कि कम्प्लेक्सिटी इज़ द नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ यूनिक दैट इज़ नॉन रिपीटिंग डीएनए। मतलब अगर एक चीज़ 10 मरतबा रिपीटिशन हुई हो, ठीक है, चलिए मैं आपको ये एक बहुत ही सिंपल इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि आप जो है तो एक पेज भर दे, एक पेज पे कुछ लिख दे आप, ठीक है। आप एक लफ्ज़ को जो है तो वो 100 मरतबा लिख लेते हैं, तो पेज तो भर जाएगा, मकसद तो आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन वो तो कम्प्लेक्स नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल सिंपल हुआ, वही एक लफ्ज़ है या एक जुमले, आपने उसको बार बार लिखे जिस तरह बच्चों से हम कराते हैं, तो वो लेस कम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर दूसरा बंदा है वो एक पेज को भर दे लेकिन उसमें मुख्तलिफ अल्फाज लिख दे, तो हम कहेंगे ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसमें डिफरेंट वेराइटी है, बहुत सारे अल्फाज इसमें यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह मतलब अगर रिपीटिशन कम है तो हम कहेंगे कि ये लेस हमारे पास जो है तो सॉरी, रिपीटिशन कम है तो हम कहेंगे ये मोर कम्प्लेक्स है, और अगर रिपीटिशन ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास लेस कम्प्लेक्स है, ठीक है। रिपीटिशन का इन्वर्स रिलेशन है इससे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिखी है कि कंसिडर 1000 बेस पेयर डीएनए, आपके पास एक डीएनए है जो कि 1000 बेस पेयर से बना है। अब इसमें जो है तो 500 बेस पेयर जो है तो वो सीक्वेंस ए है, ठीक है। 500 बेस पेयर सीक्वेंस ए है जो कि सिंगल कॉपी में मौजूद है, यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है ये ए हो गया, ठीक है।
और 500 बेस पेयर जो है तो वो सीक्वेंस बी है। सीक्वेंस बी कितना है, वो 100 बेस पेयर से बना है, तो मतलब 5 टाइम्स वो रिपीट हुआ है एक मरतबा, तो ये 100 हो गया, फिर 200, 300, 400 और 500। तो आपके पास मतलब ये जो 5b है, ये जो है तो मतलब 5 टाइम्स जो है तो ये मतलब 100 जो रिपीटिशन है, ये जो सीक्वेंस है तो वो 5 टाइम्स जो है तो ये रिपीट हुआ है, जो कि 100 बेस पेयर से बना है। अब इसकी लेंथ अगर आप देख ले तो लेंथ इसका ए प्लस 5b हो जाएंगे, तो ए हमारे पास 500 के बराबर है, और 5b जो है तो वो हमारे पास मतलब b जो है तो वो 100 के बराबर है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 तो वो भी 500 के बराबर हो गया। तो इसका लेंथ जो है तो हम कहेंगे कि इसका लेंथ 1000 बेस पेयर हो गया। लेकिन अगर इसकी हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, एन की बात करें, तो कम्प्लेक्सिटी इसका जो है तो हम ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। अब ए हमारे पास 500 है और बी हमारे पास 100 है, तो ये 600 हमारे पास इसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हम कहेंगे कि क्योंकि बाकी जो 400 है वो तो उस 100 की बार बार रिपीटिशन हुई है, बार बार वही चीज़ आया है, तो हम कहेंगे कि ये तो बस एक मरतबा हो गया, तो वो कम्प्लेक्सिटी में नहीं आएगा। तो याद रखिए कि लेंथ और जो आपके पास ये है क्या कहते हैं, ये जो कम्प्लेक्सिटी है, इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। रिपीटिशन का और कम्प्लेक्सिटी का आपस में ताल्लुक है, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिपीटिशन होगी हम कहेंगे कि ये लेस कम्प्लेक्स है, जितनी कम रिपीटिशन होगी हम कहेंगे कि ये मोर कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसी को यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा एक दूसरे एग्जांपल से जो है तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस पर हम डिस्कशन ज़्यादा कर लेते। हमारे पास फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी जो जेड तक अल्फ़ाबेट्स है, तो इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए दैट कैन हाइब्रिडाइज। फॉर सिंप्लिसिटी इन अरिथमेटिक वी विल यूज 10 बेस पेयर पर लेटर। तो कह रहे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ए जो है तो वो 10 बेस पेयर के बराबर हो गया, बी 10 बेस पेयर की, सी 10 बेस पेयर की, मतलब डिफरेंट बेस पेयर है। ए का अपना कोई कम्बिनेशन है बेस पेयर का, बी का अपना है, तो 26 है। तो हमारे पास ये लेट से 2600 बेस पेयर्स ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर एक डीएनए है और वो सिर्फ ए बी से बना है, ठीक है, ए बी से सिर्फ बना है, तो ए बी में कह रहे कि इसकी जो कह रहे कि दिस इज वेरी लो सीक्वेंस कम्प्लेक्सिटी, 2 लेटर्स आर 20 बेस पेयर, ठीक है। मतलब ए 10 के बराबर है और बी 10 के बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 अगर आप करेंगे तो 20 आपके पास आ जाएगा। तो इसमें कह रहे कि हमारे पास बहुत कम सीक्वेंस कम्प्लेक्सिटी है। अब अगर दूसरा एक डीएनए है, डीएनए टू जो है, तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास सी डी ई से लेकर यू वी तक है। कह रहे कि ये हमारे पास जो है तो मतलब 20 लेटर्स ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे कि ये 10 टाइम्स मोर कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। 10 टाइम्स कैसे कम्प्लेक्स होगा, क्योंकि 20 लेटर्स है तो ये 200 बेस पेयर के बराबर है। वहाँ पे हमारे पास जो है तो 2 लेटर्स थे, ठीक है, और वो 20 बेस पेयर के बराबर थे, तो उनसे ये 10 टाइम्स ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। अब अगर एक तीसरा डीएनए है, उसमें लेट से आपके पास जो है तो ये कोई मतलब 200 लेटर्स है इसमें, यही ए बी सी की कम्बिनेशन है। अब 200 को आप अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि एक लेटर 10 के बराबर है, तो ये 2000 बेस पेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है तो 100 टाइम्स जो है तो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है बनिस्बत डीएनए वन के, ठीक है। उससे ये 100 टाइम्स जो है तो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कम्प्लेक्सिटी जो है रिपीटिशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो वेरिएशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास जो है तो ये आ जाते हैं, ठीक है।